माय डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में मैंने एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक उठाया है, ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। ये ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं हमारे पास। उनके ग्राफ क्लास 11th में पढ़ने हैं और फिर इसी कंसेप्ट पर इससे एडवांस आपको पढ़ना है ग्राफ ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो कि क्लास 12th में है। तो आज हम इन दोनों टॉपिक को, जो कि क्लास 11th के लिए भी है और क्लास 12th के लिए भी है, दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों को हम लोग आज देखेंगे। अब ये मन में आता है कि ग्राफ ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम लोग पढ़ते क्यों हैं? तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के यदि ग्राफ आप अच्छे से समझते हैं तो आपको बहुत सारे ऐसी जगह हैं, सिचुएशंस हैं जहां पर आप इन ग्राफ्स को यूज कर सकते हो। जैसे साउंड है, आप प्लांट का ग्रोथ है, एनिमल का ग्रोथ है, किसी प्लेस का पॉपुलेशन का ग्रोथ है, वाटर वेव्स हैं, वाटर में जो वेव्स हैं, इन सभी का जो शेप होता है वो ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ होते हैं। तो यदि आप ट्रिग्नोमेट्री के बारे में, ट्रिग्नोमेट्रिकल ग्राफ्स के बारे में अच्छे से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो इन सभी सब्जेक्ट्स के टॉपिक को भी आप अच्छे से समझ पाओगे। और ग्राफ आपको क्या देता है? किसी भी कंसेप्ट को आसानी से समझने का एक जरिया है, तरीका है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि 6 ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं और उन्हीं से फिर हम लोग उनके इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के ग्राफ कैसे खींचे जाते हैं। ओके बच्चों, आइए पहला हम लोग खींचेंगे साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ। एक फंक्शन है सेट ऑफ रियल नंबर से, सेट ऑफ रियल नंबर, इस तरह से डिफाइन है f(x) इज इक्वल टू साइन एक्स फंक्शन। ये साइन एक्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। इस फंक्शन का जो डोमेन है वो सेट ऑफ रियल नंबर है। किसी भी रियल नंबर के लिए x का वैल्यू, कोई भी रियल नंबर हो, 1 2 3 4, कितना भी बड़ा से बड़ा रियल नंबर हो, उसके लिए साइन का कोई ना कोई वैल्यू आपका निकल जाएगा। लेकिन ध्यान देंगे कि साइन एक्स फंक्शन का जो रेंज है, जो इमेज आएगा, जो वैल्यू आएगा, वो -1 और 1 के बीच में ही होगा। -1 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। और कोडोमेन या तो रेंज के बराबर लेते हैं या रेंज से हम लोग बड़ा। यहाँ कोडोमेन सेट ऑफ रियल नंबर ले लिया गया है, ये आपको कंफ्यूज करने के लिए। रेंज और कोडोमेन कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर जो कोडोमेन लिया गया है वो रेंज से बड़ा लिया गया, सेट ऑफ रियल नंबर लिया गया है। अब इसका ग्राफ है बच्चों, क्लास 11th में इसको खींचना है ग्राफ। ये साइन एक्स फंक्शन या जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं, ये सारे के सारे पीरियोडिक फंक्शंस हैं। पीरियोडिक फंक्शन करने का मतलब एक सर्टेन टाइम के बाद, एक सर्टेन पीरियड के बाद इनका जो ग्राफ है वो अपने आप को रिपीट करता है, दोहराता है। एक सर्टेन पीरियड के बाद दोहराता है, इसलिए ऐसे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक फंक्शंस। अब आइए हमको सीखना है कि साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ कैसे खींचा जाए। तो ऑलरेडी आप ट्रिग्नोमेट्री में सीख चुके हैं कि साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। सबसे पहले आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को प्लॉट कर ले। साइन 0 डिग्री आप एक टेबल बनाए, उस टेबल में एक टेबल एक्स एक्सिस का एक्स के वैल्यूज के लिए बनाए और दूसरा टेबल वाई के वैल्यूज के लिए बनाए। एक्स का वैल्यू एक बार 0 डिग्री ले तो 0 डिग्री पर वाई का वैल्यू क्या होगा? 0, तो वो ये पॉइंट हो गया। उसके बाद आप ले नेक्स्ट वैल्यू साइन 30 डिग्री, उससे थोड़ा बढ़कर साइन 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री का वैल्यू आपका हो गया 1/2। 1/2 मतलब उसको डेसिमल में बदल दिए तो 0.5। तो अब यहां पर x पर आपका 30 डिग्री और y एक्सिस पर हाफ, तो वो पॉइंट यहां पर आ गया, उस पॉइंट को यहां पर दर्शा दे। फिर उसके बाद आप x ले 60 डिग्री और 60 डिग्री पर साइन 60 डिग्री का वैल्यू √3/2, तो 60 डिग्री पर वैल्यू √3/2, √3 का वैल्यू 1.732, उसमें डेसिमल से डिवाइड कर 2 से डिवाइड कर दे, आपको 1.7 में आप 1.732 में डेसिमल से डिवाइड करके जो वैल्यू आपको प्राप्त होगा 0.8 एंड समथिंग, वो आप इस y एक्सिस पर देखें। यहाँ आपका पॉइंट है 0, y एक्सिस पर 1, यहाँ पर 1 से जस्ट पहले 0.9, 0.8 जो पॉइंट आएगा उसको आप दिखा ले। फिर π/2 पॉइंट पर π/2 साइन π/2 का वैल्यू होता है 1, वो ये पॉइंट हो गया।
इन तीनों पॉइंट को आप सॉफ्ट हैंड से आप मिला दें, तो ये आपका हो गया sin x फंक्शन का ग्राफ 0 और π/2 के बीच का। उसी तरह से फिर अब x का वैल्यू चेंज करें, उसमें y का वैल्यू निकाले। 90 डिग्री के बाद 90 डिग्री में आप 30 डिग्री और ऐड कर दें, sin 120 डिग्री का वैल्यू। अब sin 120 डिग्री का वैल्यू निकालने के लिए आपको ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज जो आपको पुराने वीडियो में बताया गया कि sin 120 का वैल्यू कैसे निकलता है। 120 को आप लिख सकते हैं sin 180 डिग्री माइनस 60 डिग्री। sin 180 माइनस 60 डिग्री करेंगे तो sin वो हो जाएगा वैल्यू sin 60 डिग्री। तो sin 60 का वैल्यू अगेन यहाँ पर जो sin 60 का वैल्यू यहाँ आया था वही वैल्यू 120 पर ये पॉइंट पर आएगा, ये वैल्यू हो जाएगा। उसी तरह से आप 150 डिग्री का वैल्यू निकाले। 150 डिग्री का मतलब sin 180 माइनस 30 वो sin 30 डिग्री के बराबर। ये sin 30 जहां पर था वहीं पर आएगा आपको 150 डिग्री का वैल्यू, ये पॉइंट आ गया। अब फिर 180 डिग्री का वैल्यू sin 180 का वैल्यू 0 होता है। फिर इन पॉइंट को सॉफ्ट हैंड से आप मिला दें, तो अब आपका 0 और पाई के बीच में ये ग्राफ sin x फंक्शन का ग्राफ कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद उसी प्रकार से यही प्रोसेस को आपको कंटिन्यू करना है। 180 प्लस 30 डिग्री करें। 180 प्लस 30 क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, वो वैल्यू नेगेटिव आएगा। अब जो भी पॉइंट आएगा उस पॉइंट पर y एक्सिस पर ये नेगेटिव y है, उस पॉइंट को आप यहाँ पर अपना लोकेट करें उस पॉइंट को, और उन सभी पॉइंट्स को मिलाएं। sin 3π/2 का वैल्यू -1 होगा और उन पॉइंट्स को फिर सॉफ्ट हैंड से मिला दे तो ये ग्राफ आपका होगा। फिर 3π/2 से 2π के बीच में उसी ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज के मदद से आप सारे वैल्यू निकाले। sin 2π का वैल्यू यहाँ पर 0 होगा, उन सारे वैल्यूज को मिला दे तो ग्राफ आपका इस तरह से यहाँ कंप्लीट होगा। तो ये हो गया sin x फंक्शन का ग्राफ 0 और 2π के बीच में इस तरह से ग्राफ कंप्लीट हुआ। और ये 2π इसका पीरियड है साइन का, ये सारा का सारा सेम ग्राफ आपका सेम ग्राफ होगा। फिर नेक्स्ट 2π से लेकर 4π के बीच में, 2π से 4π के बीच में ये सारा का सारा जैसा ग्राफ हूँ बहु यही आपका कॉपी हो जाएगा, यहां से रेप्लिकेट कर जाएगा। यहां से फिर आगे ले जाएंगे, फिर ये आपका आगे कंटिन्यू करेगा। तो sin x फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है, इसका पीरियड है 2π। तो 2π पर आप जो भी ग्राफ देखिए यहां से यहां तक देखिए ये सेम ग्राफ आपका आगे 2π से 4π के बीच में यहाँ पर 4π पॉइंट हो जाएगा। 2π से 4π के बीच में सेम आपका ग्राफ हूबहू सेम ग्राफ आपका ये ग्राफ खींचा जाएगा। y इक्वल टू 1 का लाइन खींच दिया गया है कि y इक्वल टू 1 से ऊपर ग्राफ का कोई भी पोर्शन नहीं है। y इक्वल टू -1 एक लाइन खींच दिया गया है ताकि इस लाइन के नीचे आपका ग्राफ गलती से ना आ जाए। तो ये जस्ट आपको अलर्ट करने के लिए खींचा गया, इसकी आवश्यकता नहीं है, लेकिन जस्ट आप अलर्ट रहे कि y इक्वल टू 1 का जो लाइन है यहाँ पर y का वैल्यू यहाँ पर 1 है, इस लाइन के ऊपर ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं जाएगा और नीचे y इक्वल टू यहाँ -1 है, इस लाइन के नीचे इधर पोर्शन कोई भी ग्राफ का नहीं आएगा। इन दोनों को खींचने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन आपको समझाने के लिए। अब इसी तरह से आप 0 से -2π के बीच में आ जाए तो सेम ग्राफ आपका रेप्लिकेट, सेम ग्राफ यहां से यहां तक जो ग्राफ है आपका रेप्लिकेट करेगा। इस ग्राफ को उठा के आप यहां से यहां रख दे, आप 0 और -2π के बीच में देख ले सेम ग्राफ आपका ये रेप्लिकेट कर रहा है एंड सो ऑन, इसी तरह से और कैरी ऑन करेगा। तो ये हो गया हमारा sin x फंक्शन का ग्राफ, जिसका डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज हो गया -1 और 1। मतलब sin x का वैल्यू कभी भी जितना भी वैल्यू -1 और 1 के बीच में होगा, -1 से छोटा नहीं हो सकता है और 1 से बड़ा नहीं हो सकता है। अब आइए, ये हो गया क्लास 11 का, इस तरह से आप ग्राफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ खींच सकते हैं। खींचने में यही ध्यान देना है कि आप x का वेरिएबल का एक टेबल बनाए। x में आप 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, ये सारे वैल्यूज को लिखे और उस समय जो जो साइन का वैल्यू आता जा रहा है उन वैल्यूज को लिखे और उन वैल्यूज को आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के ग्राफ पर आप प्लॉट करते जाए और उन सभी पॉइंट को मिला दें। मिलाने से जो ग्राफ तैयार होगा वो हो गया sin x फंक्शन का ग्राफ हो गया। इसके लिए आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज है वो आपको मदद करेंगे। अब आइए हम लोग इसी का इनवर्स फंक्शन का ग्राफ खींचते हैं। अब इनवर्स फंक्शन का ये कंसेप्ट है कि किसी भी फंक्शन का f(x) इक्वल टू sin x फंक्शन, चूंकि यह फंक्शन मेनी वन फंक्शन है, मतलब बहुत से ऐसे वैल्यूज है, बहुत से ऐसे पॉइंट्स है जहां पर सेम वैल्यू प्राप्त होता है। जैसे आप π/2 को देखिए या 5π/2 को देखिए,
साइन पाई बाय 2 का वैल्यू भी 1 है, साइन 5 पाई बाय 2 का वैल्यू भी 1 है। तो ऐसे बहुत से पॉइंट्स हैं जहां पर वैल्यू आपको 1 प्राप्त हो रहे, सेम वैल्यू प्राप्त हो रहे, इसलिए मेनी वन फंक्शन है। और मेनी वन फंक्शन का इनवर्स फंक्शन नहीं हो सकता है, अर्थात साइन इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइंड इस केस में नहीं हो सकता है। तो इस फंक्शन को हमको क्या करना होगा, 1-1 ऑन्टो फंक्शन बनाना होगा। 1-1 ऑन्टो का मतलब इसको बाइजेक्टिव फंक्शन बनाना होगा। अब बाइजेक्टिव फंक्शन बनाने के लिए अब हम क्या करेंगे, इसके डोमेन पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। इस फंक्शंस के अब इस फंक्शंस का साइन एक्स फंक्शन का इनवर्स जानने के लिए हमको इस फंक्शन का जो डोमेन दिया गया है सेट ऑफ रियल नंबर, इस सेट ऑफ रियल नंबर पर रेस्ट्रिक्शन लगाएंगे। अब इस सेट ऑफ रियल नंबर का हम रेस्ट्रिक्शन कहां से कहां लगा देते हैं, रेस्ट्रिक्शन हम लोग केवल ले लेते हैं इसका वैल्यू -π/2 से π/2 लेते हैं। अब ऐसा हम लोग एक्स का वैल्यू लेने का कोशिश करेंगे जिसका मैग्नीट्यूड कम से कम हो, मैग्नीट्यूड कम से कम हो, और उसमें फंक्शन हमारा देखिए यहां से यहां तक फंक्शन क्या है, 1-1 और ऑन्टो फंक्शन है। 1-1 ऑन्टो फंक्शन का आपको आसानी से चेक करने का तरीका है, ग्राफिकल मेथड है कि आप क्या करें कि एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई भी लाइन खींचिए, और लाइन खींचने के बाद वो जो लाइन आप खींच रहे हैं, ये लाइन यदि उस ग्राफ को एक पॉइंट पर कट करता है तब वो फंक्शन आपका 1-1 ऑन्टो फंक्शन है। तो यदि हम यहाँ -π/2 से π/2 ले लें तो आप देखिए -1 से 1 तक के सारे वैल्यूज हमारे साइन एक्स फंक्शंस के आ जाएंगे, और यहाँ जो भी आप स्ट्रेट लाइन खींचेंगे एक्स एक्सिस के पैरेलल, वो इस ग्राफ को केवल एक पॉइंट पर कट करेगा, अर्थात ये फंक्शन हमारा मेनी वन से बदलकर 1-1 ऑन्टो फंक्शन बन जाएगा। 1-1 ऑन्टो बन गया मतलब बाइजेक्टिव हो गया, अर्थात ये साइन एक्स फंक्शन का अब इनवर्स फंक्शन डिफाइन होगा। और इस डोमेन को चूंकि हम लोग रेस्ट्रिक्टेड कर दिए, बहुत मैग्नीट्यूड बहुत छोटा कर दिए, मिनिमम कर दिए, तो इस मैग्नीट्यूड को जब जिसको छोटा कर दिए उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल एंगल बोलते हैं। तो अब इसका प्रिंसिपल एंगल क्या लें, ऐसा प्रिंसिपल एंगल लें जिसमें कि इसका मैग्नीट्यूड छोटा हो और सारे वैल्यूज हमारे रेंज के -1 से 1 तक आ जाए। तो उसके लिए हम लोग -π/2 से π/2 ले लें, तो ये सारे के सारे वैल्यूज आ जाएंगे। तो अब हम बाकी का जो भी ग्राफ, इस ग्राफ को हम लोग छोड़ देंगे। अब केवल हम लोग यहां से यहां तक लेंगे, -π/2 से π/2 तक ही लेंगे हम लोग। इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए और उसमें वैल्यू -1 से 1 तक सारे वैल्यूज आ गए। उसके लिए ये साइन एक्स फंक्शन अब मेरा बाइजेक्टिव बन गया, अर्थात इसका इनवर्स डिफाइन होगा। तो अब हम लोग डिफाइन कर रहे हैं दूसरा फंक्शन, एफ फंक्शन, -1 से 1, -1 से 1। यहां पर देखिए साइन एक्स फंक्शन का जो रेंज था, साइन एक्स फंक्शन का जो रेंज था अब वो डोमेन बन गया। और इस फंक्शन का जो हमारा अब रेंज लेना है, तो रेंज को हम क्या किए, रेस्ट्रिक्ट कर दिए, 1-1 ऑन्टो फंक्शन बना दिए। 1-1 ऑन्टो बनाने के लिए हम लोग क्या किए, इसको डोमेन जो था मेरा सेट ऑफ रियल नंबर, उस सेट ऑफ रियल नंबर के बदले में ले लिया -π/2 से π/2। तो अब हमारा ये y का वैल्यू हो गया -π/2 और ऊपर हो गया y = π/2, ये हो गया। अब इसमें फंक्शन fx = डिफाइन है साइन इनवर्स x। अब इस फंक्शन का डोमेन हो गया मेरा -1 से 1 और रेंज जो हो गया -π/2 से π/2। इसको हम लोग प्रिंसिपल एंगल भी बोलते हैं, इसलिए बोलते हैं कि ये मैग्नीट्यूड में स्मॉलेस्ट हो गया, और इसके इसी प्रिंसिपल एंगल के लिए हमारा फंक्शन 1-1 ऑन्टो है। आप चाहें तो इनवर्स फंक्शन दूसरे अगर डोमेन, इसमें दूसरा डोमेन को जैसे हम लोग -π/2 से π/2 लिए हैं, आप चाहें तो आप π/2 से 3π/2 के बीच में भी डिफाइन कर सकते हैं। अगला कोई चाहे तो आपका ये 3π/2 से 5π/2 के बीच में भी डिफाइन करता है। लेकिन हर व्यक्ति अलग अलग डोमेन पर अगर साइन एक्स फंक्शन को डिफाइन करने लगे और उसके हिसाब से इनवर्स डिफाइन करने लगे तो कंफ्यूजन हो जाएगा। इसलिए एक स्टैंडर्ड रखने के लिए क्या किया गया, प्रिंसिपल एंगल का कंसेप्ट लाया गया कि हर एक व्यक्ति प्रिंसिपल एंगल को फॉलो करेंगे, अर्थात वो मैग्नीट्यूड का स्मॉलेस्ट रखेंगे और उसमें फंक्शन हमारा 1-1 ऑन्टो होगा, बाइजेक्टिव होगा, और उसके लिए हम इनवर्स फंक्शन हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। तो अब उसके लिए ग्राफ खींच रहे हैं, तो अब इसी को हम लोग यहां से यहां तक का जो ग्राफ है उस ग्राफ को कंप्लीट करेंगे। अब आप देखिए इस ग्राफ को हमारा 0 और पाई के बीच में इस तरह से ग्राफ आया था, 0 और पाई के बीच में। यहां भी वही काम करेंगे, 0 और 0 और पाई यहाँ पर एक्स एक्सिस पर था, उस एक्स एक्सिस को हम वाई एक्सिस पर कर दें, 0 से पाई मिली। अब π/2 के बाद वाले ग्राफ हम डॉटेड लाइन लिए क्योंकि साइन इनवर्स एक्स फंक्शन की इधर लेना नहीं है हमको, ये वाला ग्राफ पोर्शन नहीं है क्योंकि हमारा है -π/2 से π/2, तो साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ मात्र इतना ही होगा। केवल समझाने के लिए किसी ग्राफ को हम लोग तुरंत खींचना है तो 0 से पाई के बीच में इस तरह से हम सी बना दिए।
फिर 0 और माइनस पाई के बीच में देखिए, 0 और माइनस पाई के बीच में ये ग्राफ इस तरह से है, उल्टा ऐसी यहां पर। तो हम लोग 0 और माइनस पाई के बीच में फिर ये ग्राफ खींच दिए। तो हमारा ग्राफ कहां से लेना है, y इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 से y इक्वल टू पाई बाय 2 के बीच में लेना है। अर्थात ये वाला पोर्शन मेरा मात्र साइन इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ हुआ। बाकी पोर्शन हम ग्राफ को रेप्लिकेट करने के लिए, आसानी से ड्रॉ करने के लिए इसको हम ड्रॉ किए, जो कि ये पोर्शन हमारा साइन इनवर्स एक्स का नहीं है। चाहे तो आप इधर के लिए डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए फिर आपका ये जो आपका रेंज है वो रेंज आपका बदल जाएगा। ओके, लेकिन हम लोग एक यूनिफॉर्मिटी बने रहे, इसलिए हम लोग प्रिंसिपल एंगल को डिफाइन करते, इसी के लिए डिफाइन करते हैं। आइए, जैसे हम लोग साइन एक्स फंक्शन का ग्राफ खींचे, उसी तरह से दूसरा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है कॉस एक्स, उस कॉस एक्स का भी ग्राफ खींचेंगे। कॉस एक्स फंक्शन में सेट ऑफ रियल नंबर से रियल नंबर में डिफाइन किया, एफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसका डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर। रेंज कॉस एक्स फंक्शन भी -1 और 1 के बीच में रहता है, तो उसके बियॉन्ड नहीं जा सकता, इसलिए y इक्वल टू -1 का लाइन और y इक्वल टू 1 का लाइन खींच दिए कि ग्राफ इसके ऊपर नहीं और इसके नीचे भी नहीं जाएगा। और को डोमेन हम लोग कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए सेट ऑफ रियल नंबर रेंज से बड़ा ले लिए। अब इसमें भी सेम काम करना है, आप ट्रिग्नोमेट्रिक वैल्यूज का यूज करें। आप पुराने वीडियो में देख सकते हैं कि कैसे आप cos 0 से cos 90 के बीच में तो डिफरेंट वैल्यूज आपको क्लास 10 से याद है, लेकिन 90 से आगे के वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं ये मेरे ट्रिग्नोमेट्री के वीडियो में आप देखेंगे। आप आसानी से वो सारे वैल्यू आप अलग अलग पॉइंट पर निकालते जाए और पॉइंट करते जाए। जैसे cos 0 का वैल्यू 1 होता है तो ये पॉइंट आ गया, cos 90 का वैल्यू 0 होता है तो ये आ गया। उसी तरह से cos पाई बाय 4 का वैल्यू 1/√2 होता है और 1/√2 को आप डेसिमल में कन्वर्ट कर ले, जो भी पॉइंट है उस पॉइंट को लोकेट करें और फिर उसको मिला दें। तो इस तरह से मिलाएंगे तो आपको का ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में cos का ग्राफ इस तरह से आपका आएगा, ऊपर पॉजिटिव आएगा। क्योंकि cos फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, इसलिए इस तरह का ग्राफ प्राप्त हुआ। फिर उसी तरह से सारे वैल्यूज को लिखेंगे तो π/2 और 3π/2 के बीच में इस तरह का ग्राफ प्राप्त होगा, एंड सो ऑन। cos भी आपका पीरियोडिक फंक्शन है, तो ये ग्राफ जो इस तरह से प्राप्त हो रहा है, सेम ग्राफ आपका रिपीट होता चला जाएगा। इधर भी सेम ग्राफ आपको रिपीट होगा, एकदम सेम ग्राफ आपको उठा के इसे रख देना है आपको। ये हो गया हमारा cos एक्स फंक्शन का ग्राफ। अगेन यहाँ पर समस्या है कि cos एक्स फंक्शन हमारा यहाँ पर क्या है, मेनी वन फंक्शन है। देखिए, आप अगर इस ग्राफ को एक लाइन को खींचते हैं एक्स एक्सिस से पढ़ लो, तो ये लाइन क्या करता है, इस ग्राफ को बहुत से पॉइंट पर काटता है। अगर बहुत से पॉइंट पर काट रहा है, इसका मतलब ये मेनी वन फंक्शन है। तो हमको क्या करना होगा, अब इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करना होगा, रोकना होगा। ऐसा रोकना होगा कि मैग्नीट्यूड छोटा हो और सारे वैल्यूज हमारे आ जाए। तो हमको पॉजिटिव वैल्यूज भी -1 से लेकर 1 तक, तो देखिए 0 से लेकर 1 तक ये सारे वैल्यू यहां मिल रहे हैं, और फिर आपको 0 से लेकर -1 तक ये सारे वैल्यू मिल रहे हैं, मैग्नीट्यूड भी छोटा रह रहा है। तो हम 0 से पाई के बीच में हम लोग cos एक्स फंक्शन के डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो अब इसी ग्राफ का, इसका इनवर्स फंक्शन का ग्राफ को हम लोग जस्ट उल्टा करेंगे। अब इसका जो डोमेन था उस डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए। अब अगला फंक्शन डिफाइन किया -1 से 1, इसका रेंज को हम लोग डोमेन बना दिए और डोमेन को इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिया 0 से पाई। उसके लिए एफ एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन हो गया हमारा। अब ये 1 ऑन टॉप फंक्शन हो गया। अब कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का डोमेन -1 से 1, रेंज आपको याद रखना है 0 से पाई के बीच में है, 0 से पाई के बीच में लेना है। अब हमको इसका कॉस इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ खींचना है, तो याद कीजिए कैसे ग्राफ है, -π/2 से π/2। तो -π/2 से ये -π/2 का लाइन है, ये -π/2 है और ये π/2, तो -π/2 से π/2 के बीच में ये सी वाला लाइन खींच दिए। फिर π/2 से अगला π/2 में पाई जोड़ दीजिए, 3π/2 के बीच में ये सी वाला लाइन, इसको खींच दीजिए, एंड सो ऑन। उसी तरह से ग्राफ खींच सकते हैं, लेकिन आपको लेना है 0 से पाई। तो आपका cos इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ मात्र इतना ही ग्राफ होगा। बाकी हम लोग उन्हें सहूलियत के लिए, ग्राफ को कंप्लीट करने के लिए, ये सी है, इधर उल्टा सी है, ताकि आप वो आसानी से ग्राफ को आप प्लॉट कर सके। तो cos इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ यहां से यहां तक मात्र होगा। आपको डोमेन याद रखना होगा -1 से 1 और प्रिंसिपल एंगल याद रखना होगा 0 से पाई। अभी आइए उसी प्रकार हम लोग तीसरा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन देखते हैं, R2R f(x) इक्वल टू tan x। इसका डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर, इसका रेंज पूरा का पूरा सेट ऑफ रियल नंबर, कुछ भी हो सकता है। अब आइए यहां पर ये जो tan x फंक्शन है, ये इसका पीरियड है आपका, tan x फंक्शन आपका पीरियोडिक फंक्शन है
और tan x फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट में 0 और π/2 के बीच में पॉजिटिव होता है और आपका फोर्थ क्वाड्रेंट 0 और -π/2 के बीच में नेगेटिव होगा। tan 0 का वैल्यू 0 और tan 90 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है, इसलिए जो tan का ग्राफ है और tan 45 डिग्री का वैल्यू यहाँ बीचों बीच लीजिएगा तो 1 आएगा। इस पॉइंट को मिला दीजिए और मिला के ग्राफ खींच दीजिए। ये जो ग्राफ होगा पैरेलल टू इस लाइन के जाएगा। x इक्वल टू π/2 का लाइन है उसका पैरेलल, उसको टच नहीं करेगा क्योंकि tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी होता है। उसी प्रकार से tan -π/2 का वैल्यू -इन्फिनिटी होता है, तो ये ग्राफ नीचे आएगा। और ये tan का जो पीरियड है मात्र पाई ही पीरियड है, तो हर पाई पे ये फंक्शन क्या होगा अपने आप को रिपीट करेगा। π/2 और 3π/2 में पाई जोड़ दीजिए 3π/2, तो ये ग्राफ आपका सेम यहाँ पर रिपीट करेगा। उसी तरह से और इधर चले जाइए, -π/2 में माइनस पाई आप ऐड कर दिए ब्रैकेट में तो -3π/2, सेम ग्राफ को आप यहाँ पर दोहरा दिया। तो ये हो गया आपका tan x फंक्शन का ग्राफ। अगेन इसका आप ग्राफ आप खींच रहे हैं तो ये फंक्शन आपका क्या मेनी वन फंक्शन है। देखिए आपने एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींचा, वो ग्राफ को बहुत से पॉइंट पर कट कर रहा है, तो अब इसके डोमेन को हम रेस्ट्रिक्ट कर दे और इसके सारे पॉजिटिव से नेगेटिव वैल्यू ले ले। तो हम लोग -π/2 से π/2 के बीच के ग्राफ को यदि ले लेते हैं, केवल देख ले। अब यहाँ पर लाइन खींचेंगे तो ये एक्स एक्सिस से जो पैरेलल लाइन है केवल 1 एंड ओनली 1 पॉइंट पर कट करेगा, तब यही हमारा जो tan x फंक्शन है वो बन जाएगा हमारा 1 1 on 2, और तब उसका इनवर्स फंक्शन हमारा डिफाइन होगा f फंक्शन r से सेट ऑफ रियल नंबर से -π/2 से π/2 पर। चूंकि π/2 पर डिफाइन नहीं है, -π/2 पर भी डिफाइन नहीं है, इन्फिनिटी हो जा रहा है। tan -π/2 का वैल्यू -इन्फिनिटी, tan π/2 का वैल्यू इन्फिनिटी, इसलिए हम लोग ओपन इंटरवल ले लिए। और इस फंक्शन का डोमेन हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज हो गया -π/2 से π/2, और फंक्शन f(x) हम लोग डिफाइन किए, f(x) इज इक्वल टू इनवर्स फंक्शन है tan इनवर्स x, क्योंकि इसके लिए फंक्शन 1 1 on 2 हो गया। अब इसका ग्राफ खींचना है तो ग्राफ देखिए -π/2 से π/2 के बीच में ये लाइन y इक्वल टू -π/2, जस्ट उल्टा कर दी। यहाँ x इक्वल टू π/2 उसके जगह y इक्वल टू π/2 ऊपर खींच लिए, और यहाँ x इक्वल टू -π/2 था, नीचे y इक्वल टू -π/2, और उसके बीच में ये ग्राफ को हम लोग दोहरा दिए। तो यही हमारा हो गया tan इनवर्स x फंक्शन का ग्राफ। बाकी सिमिलरिटी के लिए समझने के लिए हमने ग्राफ बता दिया कि π/2 पाई जोड़ 3π/2 के बीच में भी ग्राफ ऐसा ही आएगा, लेकिन यह हमारा tan इनवर्स x का ग्राफ अभी नहीं कहलाएगा क्योंकि प्रिंसिपल एंगल हम इसके लिए ले रहे हैं, तो प्रिंसिपल एंगल के लिए ग्राफ मेरा यही होगा। लेकिन आप चाहें तो π/2 और 3π/2 के बीच में डिफाइन कर सकते हैं, उसके लिए आपका ये tan इनवर्स x का रेंज को आपको बदलना पड़ेगा, और उसमें भी आप उस वैल्यू को निकाल सकते हैं। और उसी तरह से आप y इक्वल टू -π/2 और y इक्वल टू -3π/2 के बीच में भी tan इनवर्स x का ग्राफ चाहें तो आप इस तरह से खींच सकते हैं। अब आइए इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं। एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 4 1 मार्क्स में पूछा गया है। 2019 में जैक बोर्ड में पूछा गया, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया 1 मार्क्स में। उसमें पूछा गया tan इनवर्स -√3 का वैल्यू बताइए। तो इसको हम लोग मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए समझने के लिए कि थीटा है ये। अब दोनों तरफ हम क्या करते हैं tan ले लेते हैं, इधर हो गया tan थीटा, इधर tan इनवर्स -√3। आपको एक फंक्शन और फिर उसी का इनवर्स फंक्शन, ये कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन हो गया। तो कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शन से फंक्शन और उसका इनवर्स फंक्शन मिलेगा तो वो बन जाएगा आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन का रूल है कि आइडेंटिटी फंक्शन यदि किसी भी ऑब्जेक्ट पर एक्ट करेगा तो वो ऑब्जेक्ट को एज इट इज छोड़ देता है, तो ये -√3 हो गया। और इधर tan थीटा था, उसको tan थीटा आप एज इट इज लिख दिए। तो अब आपको tan थीटा का वैल्यू आ गया, tan थीटा बराबर माइनस और √3 tan में होता है 60 डिग्री का वैल्यू tan π/3। अब यहाँ पर tan निगेटिव हमारा, इसको हम लोग लिख सकते हैं tan फोर्थ क्वाड्रेंट में tan -π/3 भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर भी tan है, यहाँ पर भी tan है, तो कंपेयर करने पर आप बोल सकते हैं कि थीटा का वैल्यू क्या हो गया -π/3, और -π/3 tan इनवर्स का देखिए प्रिंसिपल एंगल -π/2 और π/2 के बीच में है। अगर उसके बीच में है तो यही हमारा आंसर सही होगा। अगर कोई स्टूडेंट गलती से क्या करता है कि यहाँ पर तो चूंकि निगेटिव था -tan π/3 है, और उसको पता है कि tan सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है, tan π -π/3 लिख दिया, और उसने लिख दिया tan 2π/3, और यहां से उसने कंपेयर किया कि tan 2π/3 बराबर tan थीटा, और थीटा का वैल्यू 2π/3 लिखा, तो उसका आंसर गलत हो जाएगा, उसको 0 मार्क्स मिलेगा। वो प्रिंसिपल एंगल नहीं है। क्यों? क्योंकि 2π/3 -π/2 और π/2 के बीच में बिलोंग नहीं कर रहा है। तो जो स्टूडेंट ये अप्रोच लगाएगा ट्रिग्नोमेट्री का, उसने अप्रोच तो स्टार्ट ठीक किया है, लेकिन उसको यदि प्रिंसिपल एंगल का कंसेप्ट नहीं है तो उसको 0 मिल जाएगा, और ये बनाया हुआ आंसर सही होगा, उसको फुल मार्क्स मिलेगा। आइए सेम एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 5 बनाते हैं। इसको भी पूछा गया क्वेश्चन नंबर 2 में 2017 में जैक बोर्ड में
कंपार्टमेंटल एग्जाम में। यहाँ पूछा गया है कि कॉस इनवर्स -1/2 का वैल्यू बनाए, तो इसको हम थोड़ी देर के लिए थीटा मान लेते हैं। अब यहाँ पर हम लोग कॉस इनवर्स के बाद फिर दोनों तरफ कॉस नहीं लगाते, उसको डायरेक्ट लिख देते हैं। डायरेक्ट लिखने में हम लोग बोलने का मतलब है कि दोनों तरफ कॉस लगा दिए तो इधर हो गया कॉस थीटा, और कॉस इनवर्स आइडेंटिटी -1/2 पर ऐड किया, -1/2 एज इट इज, तो इसको डायरेक्ट हम लोग लिख दिया -1/2। माइनस को बाहर आने दिया, 1/2 का मतलब cos π/3 हो गया, और cos π/3 cos इसको निगेटिव है तो इसको हम लोग जानते हैं cos सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव, cos π - π/3। हम सेकंड क्वाड्रेंट इसलिए लिए क्योंकि cos का जो प्रिंसिपल एंगल है 0 और π के बीच में रहता है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2π/3। दोनों तरफ cos इसलिए कंपेयर करने से थीटा का वैल्यू आ गया 2π/3, और ये जो थीटा को ही हम लोग नाम दिए cos इनवर्स -1/2 है, तो इसका वैल्यू 2π/3 हो गया, और 2π/3 इसके प्रिंसिपल एंगल को बिलोंग कर रहा है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक स्टूडेंट कुछ और यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन वैल्यूज लगा रहे हैं तो उनका गलत हो जाएगा यदि वो प्रिंसिपल एंगल को बिलोंग नहीं कर रहा है। इसलिए आपको हर केस में, तीनों केस में जो बताया गया, आपको रेंज को याद रखना है, प्रिंसिपल एंगल का वैल्यू क्या है। उसके अलावा यदि कुछ आंसर आप बना दे रहे हैं, अप्रोच तो आपका सही रहेगा लेकिन वो गलत हो जाएगा। ओके बच्चों, आइए अब चौथा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है आपका कॉट एक्स फंक्शन। इस कॉट एक्स फंक्शन का डोमेन है सेट ऑफ रियल नंबर और रेंज भी है सेट ऑफ रियल नंबर। सेम मेथड आपको अपनाना है। कॉट 0 का वैल्यू आपका इन्फिनिटी होता है, तो यहां पर इन्फिनिटी आ गया। कॉट π/2 का वैल्यू 1 आता है, और उनके इन बिटवीन सारे वैल्यूज को निकाले, उसका ग्राफ आपको इस तरह से प्राप्त होगा। और π/2 से π के बीच में कॉट सेकंड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है। सारे वैल्यूज को आप एक्स एक्सिस पर दिखाते जाए और वाई एक्सिस पर जो वैल्यू आए उसको पॉइंट को दर्शाते जाए, उन पॉइंट्स को मिला के ग्राफ को खींचे, तो इस तरह का ग्राफ आपको कॉट एक्स फंक्शन का प्राप्त होगा। कॉट का भी पीरियड पाई है, ये सेम चीज कॉट अपना रिपीट करेगा 0 और -π के बीच में, ये ग्राफ को अपना रिपीट करेगा। अगेन ये कॉट एक्स फंक्शन यहाँ क्या है आप देखेंगे, ये मेनी वन फंक्शन है। जब हम लोग एक्स एक्सिस से पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं तो ग्राफ को बहुत से पॉइंट पर कट कर रहा है, अर्थात मेनी वन फंक्शन है, इसलिए इसका इनवर्स फंक्शन होगा नहीं। इसका इनवर्स बनाने के लिए इसका हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे। डोमेन को, अब इसके डोमेन को हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिए 0 और π के बीच में रोक दिए। 0 और π के बीच में आप देखिए, 0 और π के बीच में तो सारे वैल्यू आपको प्लस इन्फिनिटी से लेकर -इन्फिनिटी के बीच में कॉट के सारे वैल्यू आ गए, पॉजिटिव वैल्यू भी आ गए 0 से π इन्फिनिटी और 0 से -इन्फिनिटी आ गए, और मैग्नीट्यूड में भी छोटा रह गया। तो अब हम लोग क्या करेंगे, एफ फंक्शन अब डिफाइन करेंगे सेट ऑफ रियल नंबर से 0 to π डिफाइन करेंगे। अब यहाँ पर डोमेन हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज को रोक दिया हम लोग 0 से π। कॉट एक्स फंक्शन के लिए डोमेन रेस्ट्रिक्ट किया हम लोग 0 से π, वही हमारा डोमेन अब बन गया रेंज 0 से π। अब 0 से π के बीच में फिर y = 0 का लाइन ले लिए और y = π का लाइन लिए, और इस ग्राफ को हम लोग, जो ग्राफ यहां से खींचे थे, इस ग्राफ को हम लोग यहां से इस ग्राफ को दोहरा दिए, और यही हमारा कॉट इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ हो गया। आपको रेंज केवल याद रखना 0 से π ओपन इंटरवल, क्योंकि 0 पर भी वैल्यू, कॉट का वैल्यू डिफाइंड नहीं है और पाई पर भी वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इन्फिनिटी है। ओके, नेक्स्ट है आपका फंक्शन है सेक एक्स फंक्शन। सेक एक्स फंक्शन का डोमेन हम लोग सेट ऑफ रियल नंबर, लेकिन सेक एक्स फंक्शन क्या है, कॉस एक्स फंक्शन का उल्टा होता है, 1/cos x। तो इसमें सेक एक्स फंक्शन का वैल्यू जब भी होगा -1 या उससे और छोटा होगा, या 1 नहीं तो 1 से और बड़ा वैल्यू आएगा। -1 और 1 के बीच का वैल्यू नहीं प्राप्त होगा, इसलिए रेंज में क्या किया, -1 और 1 को आउट कर दिया गया, माइनस कर दिया गया सेक एक्स फंक्शन के लिए। इसका डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज हो गया हमारा सेट ऑफ रियल नंबर में से आउट कर दिया गया -1 और 1 ओपन इंटरवल, उसके बीच के सारे वैल्यू को आउट कर दिया गया है। -1 और 1 वैल्यू रेंज में पॉसिबल है। तो अब लाइन खींचिए y = 1, क्योंकि उसके नीचे का वैल्यू पॉसिबल नहीं है, और y = -1, ये भी लाइन खींच दीजिए क्योंकि इससे और बड़ा वैल्यू पॉसिबल नहीं है, उससे छोटा वैल्यू पॉसिबल है। y = -1 से छोटा वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन उससे बड़ा वैल्यू पॉसिबल नहीं है -1 और 1 के बीच में। अब आइए आपको 0 और π/2 के बीच में, तो सेक एक्स फंक्शन 0 और π/2 के फर्स्ट क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, और cos π/2 का वैल्यू हो जाता है 0, इसलिए इन्फिनिटी हो जाएगा सेक एक्स का वैल्यू। तो ये ग्राफ आपका इस तरह से बनेगा। और उसका फोर्थ क्वाड्रेंट में भी cos पॉजिटिव होता है 0 और -π/2 के बीच में, और -π/2 पर फिर से ये इन्फिनिटी हो जाता है। तो ये ग्राफ आपका हो जाएगा सेक एक्स फंक्शन का ग्राफ होगा इस तरह से। अब उसी तरह से आ जाइए हम लोग π/2 से लेकर 3π/2 के बीच में,
सेकंड और थर्ड क्वाड्रेंट में निगेटिव होता है और पाई पर वैल्यू आपका -1 हो जाता है कॉस का वैल्यू, तो ये हो गया -1 और उसका ग्राफ इस तरह का आपका प्राप्त होगा। अगेन आप यहाँ पर लाइन यही ग्राफ फिर और आगे के पीरियड में रिपीट करेगा, तो ये मेनी वन फंक्शन है इसलिए इसके डोमेन को हमको फिर से रेस्ट्रिक्ट करना होगा। अब अगर इसके डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर देंगे तभी इसका इनवर्स फंक्शन होगा। तब इनवर्स फंक्शन डिफाइन करने के लिए अब इसके रेंज को हम लोग डोमेन बना दिए R-1 से 1 ओपन इंटरवल से। डोमेन हम लोग इसका क्या रेस्ट्रिक्ट किया, 0 से पाई ले लिए, 0 से लेकर हम लोग 0 से लेकर पाई ये यहां तक के वैल्यू को लिया हम लोग, यहां तक के वैल्यू को हम लोगों ने लिया। क्यों? क्योंकि 0 से π/2 सारे पॉजिटिव वैल्यू मिल गया 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, और फिर π/2 से लेकर पाई के बीच में सारे नेगेटिव वैल्यू मिल गए हमारे, -1 से लेकर और छोटा वैल्यू -इन्फिनिटी तक के जितने भी वैल्यू है सारे वैल्यू प्राप्त हो गए। तो 0 से पाई हमारा हो गया, रेंज हो गया, इसको हम रेस्ट्रिक्ट कर दिए। लेकिन आप देखेंगे π/2 का फंक्शन डिफाइन नहीं है इसलिए π/2 को हम लोग आउट कर दिए रेंज में। fx फंक्शन डिफाइन किया, fx बराबर सेक इनवर्स x, इसके लिए ये 1 ऑन टू हो गया, बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया इस डोमेन पर सेक एक्स फंक्शन, तब उसका इनवर्स इस तरह से सेक इनवर्स x डिफाइन हो गया। अब सेक इनवर्स x का डोमेन बन गया हमारा R-1 से 1 ओपन इंटरवल आउट, और रेंज हो गया 0 से पाई क्लोज इंटरवल, उसमें से π/2 को केवल आउट कर देना है। अब वही ग्राफ को रिपीट कीजिए, x इक्वल टू -π/2 x इक्वल टू π/2 है, तो अब आप लीजिएगा y इक्वल टू -π/2 और y इक्वल टू π/2, y इक्वल टू -π/2 y इक्वल टू π/2 के बीच में ये c वाला ग्राफ आप खींच दिए। फिर अब y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू 3π/2 के बीच में, तो यहाँ x है तो उसको y के लिए y इक्वल टू π/2 और y इक्वल टू 3π/2 के बीच में ये x निगेटिव वाला ग्राफ आप कंप्लीट कर दिए। लेकिन जो सेक इनवर्स x का फंक्शन है वो हम लोग रेस्ट्रिक्ट कर दिए हैं, हम लोग डोमेन कहां से कहां 0 से पाई रेस्ट्रिक्ट किया, तो y इक्वल टू 0 ये लाइन एक्स एक्सिस को हम लोग बोलते हैं y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू पाई, इसके बीच का ये जो ग्राफ है और ये जो ग्राफ है मात्र इतना ही, ये दोनों ग्राफ हमारा सेक इनवर्स x फंक्शन का, ये हम लोग सहूलियत के लिए समझने के लिए खींच लिए। अब आखिरी आइए छठा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है fx बराबर कॉसेक x। इसका हमारा डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, और रेंज में हम लोग क्या किया, सेट ऑफ रियल नंबर में से आउट कर दिया -1 से 1 ओपन इंटरवल। डोमेन हो गया सेट ऑफ रियल नंबर, रेंज हो गया R में से -1 से 1 के बीच के वैल्यू को हम लोग आउट कर दिए। अब यहाँ आइए सेक एक्स कॉसेक एक्स फंक्शन, साइन एक्स फंक्शन का उल्टा है, और साइन एक्स और कॉसेक फंक्शन फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, तो 0 और पाई के बीच में देखिए ये सारे पॉजिटिव वैल्यू आ गए। y इक्वल टू 1 लाइन खींच लिए, y इक्वल टू -1 खींच लिए कि इन बिटवीन ग्राफ का कोई पोर्शन नहीं रहेगा इस बीच में। और फर्स्ट क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन एक्स पॉजिटिव होता है तो सारे पॉजिटिव वैल्यू इस तरह से मिलेंगे। साइन 0 का वैल्यू 0 होता है इसलिए वहां पर कॉसेक एक्स का वैल्यू इन्फिनिटी हो गया यहाँ पर, और धीरे धीरे वैल्यू घटते घटते आपका यहाँ पर आपका π/2 पर साइन π/2 का वैल्यू 1 होता है इसलिए कॉसेक π/2 का वैल्यू यहाँ पर 1 आ गया। ये हो गया हमारा π/2 वैल्यू, ये π/2 पॉइंट पर लिया गया है, और ये पाई पॉइंट है, पाई पॉइंट पर अगेन साइन पाई का वैल्यू होता है 0, तो वहां इन्फिनिटी हो गया कॉसेक पाई का वैल्यू। अब सेम ग्राफ आपका फिर रिपीट होगा पाई और 2 पाई के बीच में, लेकिन इस बार थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक निगेटिव आ जाएगा, ये सारे निगेटिव वैल्यू। उसी तरह से हमारा यहाँ पर y x इक्वल टू 0 से लेकर x इक्वल टू -पाई के बीच में ये सारे निगेटिव वैल्यू रिपीट करेंगे, अल्टरनेटिव मिलेंगे। 0 से -पाई मतलब फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट में सारे नेगेटिव वैल्यू साइन के कॉसेक के प्राप्त होंगे। अगेन ये फंक्शन का अगर लाइन खींचेगा एक्स एक्सिस के पैरेलल तो ग्राफ को बहुत सारे पॉइंट पर कट कर रहा है, मेनी वन है, इसका डोमेन को अब हम लोग रोकेंगे। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट हम लोग कहां से कर देते हैं, -π/2 से π/2। देखिए यहां से -π/2 सारे नेगेटिव वैल्यू प्राप्त हो गए और π/2 सारे पॉजिटिव वैल्यू प्राप्त हो गए। तो यहां से यहां तक हम लोग डोमेन मैग्नीट्यूड में भी छोटा रख दिए, और उसके लिए फंक्शन हमारा अब साइन एक्स कॉसेक एक्स फंक्शन क्या हो गया 1 फंक्शन। जब हम डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर दिए अब इधर का ग्राफ लेना ही नहीं है, इधर का भी ग्राफ नहीं लेना है, तो इस रेस्ट्रिक्टेड डोमेन में फंक्शन 1 ऑन टू हो गया। तब इसका इनवर्स फंक्शन हमारा कॉसेक इनवर्स एक्स फंक्शन डिफाइन होगा। अब इसका डोमेन कॉसेक एक्स का जो रेंज था आपका R-1 से 1, ये अब बन गया डोमेन, और इसका डोमेन को रेस्ट्रिक्ट किया -π/2 से π/2 के बीच में हम लोग इसको 1 ऑन टू बनाए, वो रेंज बन गया -π/2 से π/2 कॉसेक एक्स फंक्शन का। और यहाँ पर एक पॉइंट है 0 पर डिफाइंड नहीं है y इक्वल टू, यहाँ पर आप देखिए
y इक्वल टू 0 पॉइंट को हम लोगों ने क्या किया, आउट कर दिया, क्योंकि 0 पॉइंट पे यहाँ पर डिफाइन नहीं है। अब इस फंक्शन का डोमेन हो गया r माइनस -1 से 1 और रेंज हो गया हमारा -π/2 से π/2 और उसमें से 0 फंक्शन को हम लोग आउट कर दिए। अब इसी ग्राफ हमको दोहराना है, 0 से पाई के बीच में जो ग्राफ है उसको दोहराएंगे हम लोग 0 और पाई के बीच में। तो अब उसको रिपीट कीजिए, एक्स एक्सिस को हम लोग बोल सकते हैं y इक्वल टू 0 से लेकर y इक्वल टू पाई के बीच में ये दोहरा है। और हम लोग यहाँ y इक्वल टू π/2 से पाई के बीच को हम लोग डॉटेड लाइन से लिए, क्योंकि ये हमारा कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ नहीं है, केवल सहूलियत के लिए हम लोगों ने इसको खींच लिया है। उसी प्रकार से अब y इक्वल टू 0 और y इक्वल टू -π के बीच में ये सी ग्राफ जो है हमारा प्राप्त, 0 और -π के बीच में ये सी ग्राफ, उसी तरह से सी ग्राफ हम लोगों ने प्लॉट कर लिया। अगेन हम लोग -π/2 और y इक्वल टू 0 के बीच का जो ग्राफ है वो हमारा कोसेक इनवर्स एक्स फंक्शन का ग्राफ है, नीचे का ग्राफ नहीं, इसलिए इसको डॉटेड लाइन से खींचा गया है। तो बच्चों आपने देखा कि आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के ग्राफ कहां कहां अप्लाई होते हैं। आपको डेली लाइफ में बहुत सारे जगहों पर आपका एकॉस्टिक्स हो, साउंड वेव हो, आपका वाटर वेव्स हो, या पॉपुलेशन हो, या प्लांट का ग्रोथ हो, या एनिमल्स का ग्रोथ हो, उन सभी जगहों पर ये साइन के फंक्शंस के ग्राफ पढ़े जाते हैं, स्टडी किए जाते हैं। इसलिए ये ग्राफ बहुत ही महत्वपूर्ण है। और क्लास 11th के लिए क्या करना है कि आपको एक्स के जो जो डिफरेंट एंगल्स वैल्यूज हैं, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री, 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री, वो सारे वैल्यूज के एक अलग से टेबल बनाएंगे और उस समय साइन एक्स फंक्शन का या कॉस एक्स फंक्शन का किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो जो वैल्यू प्राप्त होगा वो सब आप y के वैल्यू लिखते चले जाएंगे। उसके बाद एक्स एक्सिस और y एक्सिस पर उन पॉइंट्स को आप प्लॉट करेंगे और उन पॉइंट को सॉफ्ट हैंड से मिला देंगे। जो ग्राफ प्राप्त होगा वो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस का ग्राफ कहलाएगा। अब उन्हीं का यदि आपको इनवर्स चाहिए, साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स चाहिए, तो ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन पीरियोडिक फंक्शंस हैं। एक सर्टेन पीरियड, एक सर्टेन टाइम के बाद वो अपने आप को दोहराते हैं, हूबहू सेम दोहराते हैं। तो उसको हमको रेस्ट्रिक्ट करना होगा। रेस्ट्रिक्ट करने के लिए जिस डोमेन में हम लोग साइन एक्स ये जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को रेस्ट्रिक्ट करेंगे उसको हम लोग बोलते हैं प्रिंसिपल डोमेन, ताकि इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्मिटी बनी रहे, कि सभी लोग इसको समझे कि यही हमारा प्रिंसिपल एंगल है और इसका यही आंसर होगा। अदरवाइज पर्सन टू पर्सन कोई अपना अलग डोमेन में साइन इनवर्स एक्स फंक्शन को डिफाइन कर रहा है, कोई किसी और डोमेन में, तो सभी का आंसर वेरी कर जाएगा। लेकिन प्रिंसिपल एंगल में सभी का आंसर सेम रहेगा। तो वही आपके सिलेबस का पार्ट है और वही आपको ग्राफ के रूप में बताया गया है। जैसे ही हम लोग सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन को प्रिंसिपल एंगल में रोक देते हैं, रोकने का मतलब डोमेन को रेस्ट्रिक्ट कर रहे हैं। डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करने का मतलब कि हम लोग जो डोमेन ले रहे हैं उसमें एक्स के मिनिमम वैल्यूज होने चाहिए और उसमें जितने भी पॉसिबल वैल्यूज हैं साइन एक्स फंक्शन, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स कॉस कोई भी हो ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, उसके सारे वैल्यूज उसमें आ भी जाने चाहिए और डोमेन हमारा कम से कम मैग्नीट्यूड का, स्मॉलेस्ट मैग्नीट्यूड का हो, तो उस डोमेन को हम लोग इनवर्स फंक्शन में वही हमारा प्रिंसिपल एंगल बन जाता है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, ये क्या है? ये एंगल्स है। लेकिन एक बात ख्याल रखेंगे कि साइन इनवर्स एक्स कभी भी 1/sin x नहीं हो सकता है या sin x का पावर -1 नहीं हो सकता है, क्योंकि वो sin x का इनवर्स हो गया। वो 1/sin x को इनवर्स के रूप में लिखा गया है। वो डिफरेंट है, साइन इनवर्स एक्स फंक्शन अलग है। साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, जितने भी इनवर्स फंक्शन, ये सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिकल एंगल्स हैं, जबकि वो 1/sin x है। sin x का पावर -1 लिखा गया है तो वो अलग है। और आपको क्लास 12 का 1 मार्क्स का जो क्वेश्चन होता है 2.1 का, ये सारे सवाल को बनाने के लिए, उसके लिए आपको प्रिंसिपल एंगल, जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस हैं उनको याद रखना है, तभी आप सारे सवाल को सही सही बना सकते हैं। अदरवाइज आपके क्वेश्चंस रॉन्ग भी होंगे। और आपको जो ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यू जानना है कि साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 270 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, तो आप मेरे पुराने वीडियोस को देख सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, किसी भी 180 डिग्री के इंटीग्रल मल्टीपल के लिए कैसे निकाले जाते हैं ट्रिग्नोमेट्रिकल वैल्यूज, और 90 डिग्रीज के ऑड मल्टीपल के लिए वैल्यूज कैसे निकाले जाते हैं, वो डिटेल में बताया गया है। ओके बच्चों, तो आप एक्सरसाइज 2.1 को बनाएंगे और जो भी डाउट्स होगा मेरे कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलेंगे। और आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, इसलिए कि जब भी डाउट्स का सोल्यूशन मिलेगा तो आपको जल्द से जल्द नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होगा। अब बेल आइकन दबाना। ओके, थैंक यू बच्चों।